लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है। A हाँ। chemical reaction may take place when two or more reactants come in contact with one another and transfer of energy takes place. केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कांटेक्ट में आता है। हम्म। रिएक्टेंट मतलब जिसको समझ लो कि तुम कोई दो दो चीज़ को लड़ा रहे हो, ठीक है, हम्म। उसको दोनों को फेस करवा रहे हो और वो दोनों लड़ करके फेस करके एक नया प्रोडक्ट बनेगा, हम्म। ठीक है। और वो जब प्रोडक्ट नया बनेगा तब वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी होगा, मतलब एनर्जी भी निकलता है साथ में कोई नया प्रोडक्ट के साथ। हम्म। तो ये पूरा प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हम्म। इन अ केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस whereas that of products increases with time until the reaction is over। जब तक रिएक्शन ख़त्म नहीं होता है तब तक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या चलता है, जिस दोनों जिस दोनों आइटम को, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को लड़ाए तुम हम्म। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, आपस में लड़ते लड़ते डिक्रीज होता जाएगा हाँ। और जो नया प्रोडक्ट बनने वाला है वो इंक्रीज होता जाएगा समय के साथ। हम्म। तो ये पूरा प्रोसेस में यही चलता है केमिकल रिएक्शन में। जिस तरह एग्जांपल में नीचे दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देता हम्म। है हमको, वाटर देता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में लड़ेंगे, ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, ये दोनों आपस में हम्म। फेस करेंगे एक दूसरे को। तो ये लोग रिएक्ट करेंगे एक दूसरे को मिलके और ये दोनों घटने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। हम्म। और ये जब डिक्रीज होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्रोडक्ट वाटर। प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ही वाटर बनता है। हम्म। हाइड्रोजन and oxygen are reactants and water is the हम्म। product. The rate of chemical reaction is affected by the following factors. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो तो समझ गए, ठीक है। हम्म। केमिकल रिएक्शन में कैसे रिएक्ट होता है और कैसे न्यू प्रोडक्ट बनता है वो भी समझ गए। केमिकल हम्म। रिएक्शन का जो रेट होता है, कितना तेजी से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रेट उसी को बोलते हैं ना। हम्म। समय के साथ 1 मिनट में कितना स्पीड है, कितना हाँ। तेजी से बन रहा है केमिकल रिएक्शन। तो ये जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्टर है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि फास्ट होगा रिएक्शन हम्म। कि स्लो होगा रिएक्शन। तो पहला हम्म। है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो आपस में जिसको तुम लड़ा रहे हो रिएक्टेंट को, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, तो उनका फिजिकल स्टेट कैसा है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, हम्म। उसका फिजिकल मतलब ये क्या है, अपीयरेंस क्या है, किस फॉर्म में वो है, तो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। हम्म। रिएक्शन का जो स्पीड रहेगा, रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो किस पे निर्भर करेगा, जो तुम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो उस रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है हाँ। रिएक्शन का रेट। मतलब गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, ठीक है, उस पे। हम्म। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट। तो टेम्परेचर पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर है वहाँ पे, प्रेशर पे हम्म। डिपेंड करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलने का मतलब रिएक्टेंट जो है वो हम्म। कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कितना गाढ़ा है या कितना हम्म। पतला है, ठीक है, हम्म। उसी को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। जब गाढ़ा रहता है तो बोलते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, और जब पतला रहता है, फीका रहता है, तब उसको बोलेंगे लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। हम्म। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटलिस्ट, इफ एनी। अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज़ किया जा रहा है तो कैटलिस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करने में हम्म। ठीक है। कैटलिस्ट का हाँ। मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब समझ लो हिंदी में कि जो आग लगाने वाला होता है ना घर में, हाँ। जो झगड़ा कराने वाला होता है, हम्म। ठीक है, तुमको पिनका के, तुमको पिन मार के वो तुम्हारा झगड़ा को और बढ़ा देगा, तुम्हारा दिमाग गर्म कर देगा, तो तुम जाके हम्म। अगला से अपना बहन से झगड़ा कर लोगी, है ना। हम्म। तो वैसे इंसान को कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो अच्छा। आग लगाने का काम करता है, जो पिनकाने का काम करता है।
तो अभी रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर कोई पिन मार रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कोई भड़का रहा है कि आपस में लड़ो तुम लोग, तो वो कैटलिस्ट होगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देना। कैटलिस्ट बहुत टाइप का होता है, आगे पढ़ेंगे। बस ये 3 फैक्टर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है 2, ये जो है ये तुम्हारा पोटासियम क्लोराइड दिया हुआ है KClO3, जिसको हीट किया गया 600 डिग्री सेल्सियस पे, एरो में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 KCl पोटासियम क्लोराइड मिला, प्लस 2 O2 मिला, ऑक्सीजन मिला, और ये स्लो रिएक्शन है। अगला जो दिया हुआ एग्जांपल वो है फास्ट रिएक्शन का। ठीक है, 2 KClO3 माने पोटासियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मिलाया गया। अब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या है? कैटलिस्ट। ब्रैकेट में नीचे देखो कैटलिस्ट लिखा हुआ है ना। पहला वाला रिएक्शन जो था उसमें कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया गया। ठीक, तो वो क्या दिया तुमको? जो दिया तुम देख लो, लिखा हुआ है, और स्लो रिएक्शन हुआ वो। और नीचे में जब कैटलिस्ट ऐड कर दिया गया मैग्नीज डाइऑक्साइड को, और हीट दिया गया 400 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मिला? प्रोडक्ट तो वही मिला, लेकिन रिएक्शन फास्ट हो गया। मतलब द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। और हमारे बॉडी में भी कैटलिस्ट का काम करने वाला जो होता है उसको एंजाइम्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट उसको बोल सकते हैं। मतलब हमारा बॉडी में भी तो रिएक्शन होता है बहुत सारा, तो उसको फास्ट कौन करता है? एंजाइम्स। बायोलॉजी में सुने होंगे, एंजाइम्स जो होता है हमारा बॉडी में वो रिएक्शन को फास्ट करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, और बाहर जो है केमिस्ट्री में वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो कैटलिस्ट का मतलब समझ गए होंगे कि रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, और बायोलॉजी में भी कैटलिस्ट होता है, लेकिन उसका नाम होता है एंजाइम्स, जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्ट करता है। ईच इंजाइम कैन कैटलाइज ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हर एक इंजाइम का अपना अपना काम होता है। हर एक इंजाइम मतलब हर एक कैटलिस्ट का, वो अपना ही कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को फास्ट करता है। दस इंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो हर एक इंजाइम का अपना पर्टिकुलर काम होता है, उसके पास पर्टिकुलर रिएक्शन होता है कि वो डाइजेशन को ही फास्ट करेगा। ठीक है, वो रेस्पिरेशन को ही फास्ट करेगा, ऐसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं। तो हर एक इंजाइम का अलग अलग काम है, और इंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, बायोलॉजी का जो कैटलिस्ट है उसको इंजाइम्स बोलते हैं। तो इंजाइम दोनों ही हुआ, सॉरी कैटलिस्ट दोनों ही हुआ, इंजाइम्स भी कैटलिस्ट ही है, और केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट है उसको तो कैटलिस्ट ही बोलते हैं। तो कैटलिस्ट का काम वही है, रिएक्शन को फास्ट कर देना। उसके बाद सम टिपिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर में दिया गया हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। तो पहला रिएक्शन जो दिया हुआ मेटाबॉलिक रिएक्शन वो है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। खाने में हम लोगों को स्टार्च मिलता है, तो स्टार्च को डाइजेशन करते हैं। तो हमारा बॉडी स्टार्च डाइजेशन करता है, और उसमें कौन सा इंजाइम रहता है? एमाइलेज। एमाइलेज डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम यूज होता है। तो स्टार्च जो है क्या बन जाता है? ग्लूकोज। रिएक्शन देखो, राइट साइड के बॉक्स में रिएक्शन दिखाया गया है, स्टार्च जो है ग्लूकोज बन जा रहा है, और एरो के ऊपर में लिखा हुआ है एमाइलेज, मतलब एमाइलेज के प्रेजेंस में। एमाइलेज जो है वो कैटलिस्ट है। फिर उसके बाद नंबर 2 में है डाइजेशन ऑफ फैट्स। और फैट्स जो होता है हमारा बॉडी में उसको डाइजेस्ट कौन करता है? उसको डाइजेस्ट कराने के लिए इंजाइम का यूज होता है, उसका नाम है लाइपेज। और रिएक्शन में भी दिखाया गया है उसी तरह से, फैट जब लाइपेज के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, डाइजेस्ट होता है, तो ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड निकलता है। थर्ड नंबर में है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत पड़ता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और
पेप्टिडेजेस। ये तीनों एंजाइम्स जो दिया हुआ 3 कैटेगरी का एंजाइम, ये तीनों तुमको ये चार्ट याद रहना चाहिए कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, फैट के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, और प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। और रिएक्शन भी दिया गया है, प्रोटीन जब ब्रेक हो रहा है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टिडेजेस के सामने, तो वो एमिनो एसिड बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी तक समझ में आ गया होगा। हाँ। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जब होता है, ऑकर होता है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन होने के दौरान। केमिकल रिएक्शन शो वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। दूसरा है चेंज ऑफ कलर, कलर का चेंज होना। तीसरा है चेंज ऑफ स्मेल, उसमें से जो स्मेल आ रहा है वो चेंज हो जाना। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवा है एनर्जी चेंज। ठीक है, और हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कभी कभी गैस भी निकलता है। रिएक्शन बिटवीन अ मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम और जिंक आयरन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब होता है तो साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। रिएक्शन में देखो जिंक और H2SO4 को मिलाया गया, तो क्या आया रिएक्शन में, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, गैस निकला ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। उसके बाद का लाइन है रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एफरवेसेंस। रैपिड इवोल्यूशन जब होता है, बहुत तेजी से जब गैस निकलता है ना, तो उसको एफरवेसेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल एसिड्स डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व विथ इफरवेसेंस। जब मिनरल एसिड डिकम्पोज होता है, टूटता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में, तब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको कहते हैं एफरवेसेंस। रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ नीचे में, तो रिएक्शन को देख करके डरना नहीं है तुमको। ठीक है, तुमको अभी उतना टेंशन नहीं लेना है इस सब का। तो एफरवेसेंस हो रहा है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एफरवेसेंस क्या है, तो ये तुमको रिएक्शन के साथ तुमको लिखना होगा, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद चेंज ऑफ कलर होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो देर आर सम रिएक्शन इन विच देयर इज अ कलर चेंज। बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज भी हो जाता है। व्हेन रेड lead oxide is heated, येलो लीड मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब रेड लीड ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो येलो लीड मोनोऑक्साइड बनता है, कलर भी चेंज होता है। 2Pb3O4 जब हीट किया गया तो क्या मिला, 6PbO प्लस O2, और कलर जो है वो येलो कलर हो गया। तो कलर चेंज भी हुआ केमिकल रिएक्शन में। फिर चेंज ऑफ स्मेल। अब देखो ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 हीट करने पे क्या दिया, 2NH3, मतलब 2NH3 मिल गया, और नीचे लिखा हुआ है पंजेंट स्मेल, बहुत ही सड़ा हुआ स्मेल आया 2NH3 का। व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू केएल सॉल्यूशन, मतलब पोटासियम क्लोराइड, सॉरी पोटासियम आयोडाइड है, KI, पोटासियम आयोडाइड है। क्लोरीन वाटर इज एडेड टू KI सॉल्यूशन पोटासियम आयोडाइड, पर्पल कलर अपीयर्स, और पर्पल कलर अपीयर होता है, ये कलर का भी दिया हुआ है और स्मेल का भी दिया हुआ है ऊपर में, ऊपर वाले रिएक्शन में, तो स्मेल भी आता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, मतलब कोई लिक्विड में जैसे छोटा छोटा दाना सॉलिड का, स्मॉल ग्रेन्यूल्स
विच आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं. In certain reaction, when solutions of two reagents are mixed, one of the products formed gets precipitated immediately. जब रिएक्शन होता है when solutions of two reagent, जब टू reagent का रिएक्शन करने वाले चीज़ का प्रोडक्ट का मिक्स किया जाता है, जब रिएजेंट का सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है कोई सर्टेन रिएक्शन में, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड गेट्स प्रेसिपिटेटेड इमीडिएटली. तो उसमें से क्या होता है, जो लिक्विड यूज़ किया गया उसमें जो स्मॉल ग्रैनुल्स, जो दाना होता है छोटा छोटा, उस लिक्विड से वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है. वो इसीलिए बोला गेट्स प्रेसिपिटेटेड इमीडिएटली. कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट डिपेंड्स अपॉन द रीजेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन. कलर उसके रीजेंट्स पे डिपेंड करता है. When silver nitrate solution is mixed with a solution of sodium chloride, white precipitate of silver chloride is formed. ठीक है, समझ में आया? जैसे AgNO3 जो है वो सिल्वर नाइट्रेट है, और उसके साथ सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया गया. सोडियम क्लोराइड समझ ही रहे हो, नमक को कहा जाता है, NaCl. तो उसको जब रिएक्ट कराया गया तो क्या हुआ, AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड. वो सिल्वर क्लोराइड जो है अलग हो गया, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, सफ़ेद सफ़ेद होगा, और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट अलग हो गया. When a few drops of ammonium hydroxide are added to a solution of ferric chloride, reddish brown precipitate is formed. तो जब कुछ ड्रॉप एमोनियम हाइड्रोक्साइड का ऐड किया जाता है फेरिक क्लोराइड में, तो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वाइट कलर का बना. तो प्रेसिपिटेट मतलब समझ गए ना, दो लिक्विड को आपस में जब रिएक्ट कराया गया तो उसमें लिक्विड में जो मौजूद स्मॉल ग्रैन्यूल्स था, छोटे छोटे टुकड़ा था, वो अलग हो गया, साथ में कलर भी चेंज हुआ. उसके बाद एनर्जी चेंज भी होता है रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनता है. तब ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज एनर्जी इज आइदर इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड. तो जब भी केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उस टाइम में या तो एनर्जी इवॉल्व होता है, मतलब एनर्जी निकलता है, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. दो ही चीज़ होता है, एक तो इवॉल्व हो सकता है, या तो एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होगा मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और इवॉल्व होगा मतलब बाहर निकलेगा गैस या एनर्जी. द एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड. तो ये जो एनर्जी निकलता है वो ये चारों में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है, या और भी कोई फॉर्म में हो सकता है. हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, कभी लाइट के फॉर्म में हो सकता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है, कभी साउंड के फॉर्म में होता है, कभी गैस के फॉर्म में होता है ना, जो एनर्जी निकलता है. व्हेन कोल इज बर्न्ड, जब हम लोग कोयला जलाते हैं, है ना, कोयला मतलब कार्बन, तो क्या होता है, क्या निकलता है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड. क्या होता है, हीट निकलता है और लाइट निकलता है. तो वही हुआ, C+O2 माने ऑक्सीजन. एयर के सामने में जब कार्बन को जलाया गया, कोयला को जलाया गया, तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, साथ में हीट निकला, साथ में लाइट भी निकला. तो क्या हुआ, इन दिस रिएक्शन हीट एंड लाइट आर इवॉल्व्ड. हीट और लाइट निकला बाहर, एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ, मतलब एनर्जी इवॉल्व हुआ, बाहर निकला. हीट एंड लाइट आर इवॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो. ये जो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है इसमें भी हीट और लाइट निकलता है. जैसे ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल जो जलता है ना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, एयर के प्रेजेंस में कैंडल जल रहा है, तो कैंडल जलता है तो क्या निकलता है, हीट निकलता है, लाइट भी निकलता है. नंबर 2 में ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में गैस यूज़ होता है सिलेंडर से, जिससे हम लोग कुकिंग करते हैं, वही है एलपीजी, है ना. तो जब एलपीजी को बर्न करते हैं गैस को, तो भी हम लोगों को लाइट मिलता है और हीट मिलता है. When a small quantity of water is added to quick lime, a large amount of heat is evolved. क्विक लाइम, CaO, क्विक लाइम है चूना पानी जिसको बोलते हैं, उसमें
अगर वाटर ऐड कर दिया जाए चूना में तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, देखे हो? घर में जब हाँ। कलर होता है तो उसमें चूना जो है वो घोला जाता है, देखे हो? वाइट कलर का, वाइट वॉशिंग के लिए उसमें जैसे ही पानी डालते हो तो उसमें कैसे पूरा बबल्स आने लगता है, धुआं निकलने लगता है, पूरा हीट निकलने लगता है, अपने आप बॉयल होने लगता है, ये देखे बॉयल हो? होने लगता है। तो हीट निकल रहा है उससे, तो वो बहुत ज़्यादा हीट निकला उसमें, तो क्विक लाइम उसी को बोलते हैं, चूना को। तो इन द रिएक्शन HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O प्लस हीट, हीट इज इवॉल्व। फिर CaCO3 प्लस हीट, CaO प्लस CO2। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइम इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग लाइम सस्पेंशन फॉर वाइट वॉशिंग, बोला ना? वाइट वॉशिंग के लिए जब हम लोग सस्पेंशन तैयार करते हैं उस टाइम ये रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होता है पूरा लार्ज अमाउंट में। लाइम स्टोन जिसको CaCO3 बोलते हैं इज बर्न्ड टू ऑब्टेन लाइम। इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब उल्टा कहाँ होता है? लाइम स्टोन जो होता है ना CaCO3, उसको जलाया जाता है चूना पाने के लिए। जो चूना पत्थर होता है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, वो चूना कहाँ से आता है? उस चूने को बोलते हैं क्विक लाइम या फिर लाइम। ठीक, वो क्विक लाइम कहाँ से आता है? जब लाइम स्टोन को हम लोग बर्न करते हैं CaCO3, तब हम लोगों को क्विक लाइम मिलता है। और इस मेथड में हीट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे हीट निकलता नहीं है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना कि हीट कब निकला, जब क्विक लाइम में हम लोग वाटर ऐड किए तब हीट इवॉल्व हुआ। और जब लाइम स्टोन को हम लोग बर्न किए क्विक लाइम को पाने के लिए, क्विक लाइम बनाने के लिए, लाइम बनाने के लिए, तब हीट एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, तो समझ में आ रहा? चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट का चेंज होना, मतलब कोई सॉलिड है तो लिक्विड बन गया, लिक्विड है तो गैस बन गया, गैस है तो, ठीक है, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो ये भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होता होगा, तो हम लोग अभी देखते हैं। इन सर्टेन रिएक्शंस द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स is different from that of the reactants. In certain reaction, physical state of product is different from the reactant. तो कुछ कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन होने के बाद, उसका जो फिजिकल स्टेट है ना, वो रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट से अलग होता है। मतलब कोई दो गैस मिल गया और दोनों का जो स्टेट है वो गैस है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का जो ये है स्टेट है वो सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया, दोनों का स्टेट अलग अलग हुआ, तो ऐसा मिलता है कहीं कहीं। दैट इज देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट भी चेंज होता है। कोई लिक्विड लिक्विड को तुम अगर रिएक्ट करा दिए तो हो सकता है सॉलिड मिल जाए, सॉलिड लिक्विड को लड़ा दिए तो गैस मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेट चेंज होने का चांसेस है। समझ में आ रहा? व्हेन अ मिक्सचर, पॉइंट वन में, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर को जलाया जाता है, इग्नाइट किया जाता है विथ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, लिक्विड वाटर इज फॉर्म्ड, तो लिक्विड वाटर बनता है। वही हम बोले, देखो 2H2 प्लस O2, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर, जो अभी तुम टेम्परेचर में घर में बैठे हो, वो टेम्परेचर को ही रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो तुम हाइड्रोजन को जलाओगे मतलब ऑक्सीजन के पास सामने जलाए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, तो दोनों गैस हुआ कि नहीं, H2 और O2। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों रिएक्ट किया इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए रूम टेम्परेचर में, तो 2H2O बन गया, पानी बन गया। अब रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट गैस था ना, दोनों रिएक्टेंट क्या है? गैस है ना। लेकिन जो प्रोडक्ट आया 2H2O वो क्या है? लिक्विड है। तो स्टेट का चेंज हुआ कि नहीं हुआ केमिकल रिएक्शन में? सेकेंड पॉइंट में है व्हेन एमोनिया NH3 गैस इज अलाउड टू कम इन कांटेक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब एमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के सामने कांटेक्ट में लाया गया, तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। ले, अब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन,
माने हाँ अमोनिया गैस को और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब आपस में रिएक्ट कराया गया रूम टेम्परेचर में, तो हम लोगों को अमोनियम क्लोराइड मिला, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो हाँ सॉलिड होता है। तो दो गैस जो है वो सॉलिड में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। हाँ और ऊपर वाला एग्जांपल में दो गैस था, वो लिक्विड में चेंज हो गया। और लिक्विड में नीचे चेंज वाला हो गया। एग्जांपल में दो गैस है और हाँ वो सॉलिड में चेंज हो गया। देखो ब्रैकेट में जी सॉलिड लिखा हुआ है, NH3 के बगल में ब्रैकेट में जी है, HCl के बगल में ब्रैकेट में जी है, जी मतलब गैस। और जो ये सब गैस NH4Cl आया उसके ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, एस मतलब सॉलिड। सॉलिड। अब है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता हाँ है? अ रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड in terms of the names of the reactants and एंड products। उसमें जो रिएक्टेंट है उसका नाम और प्रोडक्ट का नाम, यही सब मिला हाँ करके एक रिएक्शन को डिस्क्राइब किया गया अभी तक। हम्म एक रिएक्शन में कुछ हाँ रिएक्टेंट होता है और कुछ प्रोडक्ट होता है ना? हाँ वही बोला। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कार्बन मतलब कोल हम्म, इन एयर मे हाँ बी डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेटमेंट कार्बन इज बर्नड इन एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कहा जा सकता है। दिस रिएक्शन हम्म में ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ड इक्वेशन। अभी तुम हाँ कोयले को जलाए हवा में, मतलब हम्म, अपने रूम में चाहे बाहर में बगान में कहीं जलाए कोयला हाँ को, तो उसको तुम एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो ना, कार्बन इज बर्नड इन एक्सेस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस हम्म, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें जो हाँ धुआं निकल रहा है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसे लाइन में बोला। हम्म, उसको तुम वर्ड हाँ इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एक्सेस ब्रैकेट में क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन, ये इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है। हम्म हाँ और जब केमिकल फार्मूला यूज करेंगे इनका, तब उनको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। हाँ Such word equations or word statements are long and not convenient for describing chemical reaction। तो इस तरह का हम्म जो वर्ड इक्वेशन है और इस तरह का हम्म स्टेटमेंट जो है, ये बहुत लंबा होता है केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। These long worded statements can be shortened by using symbols and formulae of the substances involved in the reaction। वही हम बोले ना कि इसको आसान करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए हम लोग सब्सटेंसेस का सिंबल्स और फॉर्मूला को यूज़ करते हैं रिएक्शन को दिखाने के लिए। अ शॉर्ट हैंड representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulae of the reactants and the products is called a chemical equation। अभी ऊपर में जो तुम लोग पढ़ रहे थे ना, गैस और गैस हम्म, को लगा के रिएक्ट करा के फिर सॉलिड मिला, गैस गैस से लिक्विड मिला, तो वो क्या है? हाँ वही तो केमिकल इक्वेशन है। हम्म उसमें देखो अमोनिया का सिंबल को, अमोनिया का फॉर्मूला को यूज़ किया गया है NH3। वही बात हाँ इसमें बोला गया ना कि फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं उसको हम्म शॉर्ट दिखाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। तो वर्ड इक्वेशंस फॉर सम कॉमन रिएक्शंस, कुछ कॉमन रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे आयरन प्लस सल्फर इज इक्वल टू आयरन आयरन सल्फाइड। सल्फाइड। तो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, वो तुम यहाँ लिख सकते हो। सल्फर का क्या होता है वो हम्म उसके जगह में लिख सकते हो। आयरन सल्फाइड का हाँ क्या होता है वो उसके जगह में लिख सकते हो। फिर वाटर, हम्म वाटर का क्या होता है, H2O होता है। तो वाटर हाँ क्या देगा, वाटर को जब ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन और हाँ ऑक्सीजन से ही बना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल हम्म पता है, H2 प्लस एच O2। टू H2+O2। हम्म तो उसी तरह से सब यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ ठीक है, समझ में आया? हाँ